Fashion is not just everything glamorous that we see. It is everything that is going on around us. Even the curtains that we use in our house. हम कोई ना कोई चीज़ से इंस्पायर होते हैं, मतलब एज अ कस्टमर हम वो चीज़ लेते हैं जो हमें लगता है ट्रेंडी है या फिर कोई सेलिब्रिटी ने यूज़ की है, तो वो सेलिब्रिटी के खुद से थोड़ी यूज़ करता है. देयर इज़ एन एंटायर टीम बिहाइंड दैट प्रोडक्ट जो उसका इनिशियल से रिसर्च करती है. सो इंडिया में वी टॉप 2 कॉलेजेस आर NID, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन. उसके ऑल ओवर इंडिया में 4 to 5 कैंपस ऐसी हैं. एंड देयर इज़ NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी. उसके अभी 18 to 20 कैंपसेस है पूरे इंडिया में. इससे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको डिज़ाइन मतलब ड्राइंग नहीं आती, एंड दैट इज़ फाइन बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी अ फाइन आर्टिस्ट, यू आर गोइंग टू बी अ डिज़ाइनर. डिज़ाइनर का ये 2 साल में यू शेप योर थिंकिंग कि हाउ टू थिंक अकॉर्डिंग टू द यूज़र. में they offer you 6 to 7 courses in UG and 2 courses in PG. In other colleges you give a written exam. आप written exam देते हो या फिर अगर कोई फिजिकल आपको वाइवा या फिर आपको कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाना है तो आप वो करते हो. बट हमारा कोई भी रिटर्न नहीं होता है, हमारा प्रोडक्ट बेस होता है. रिसेंटली वो प्राडा ने कोल्हापुरी चप्पल बनाई, इंडिया को क्रेडिट नहीं दिया. ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि इंडिया से चीज़ें उठाई गई पर इंडिया को क्रेडिट नहीं दिया गया. Hello everyone, welcome back to our podcast series Link to Success with Samrat. आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले फैशन के बारे में, क्योंकि फैशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमेशा ही सुर्खियों में रही है. और फैशन सिर्फ कपड़ों तक लिमिट नहीं है, इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग विदाउट स्पीकिंग. तो बस फैशन इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन और इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमने आज की गेस्ट को बुलाया है, दैट इज पलक जैन. शी इज़ अ यंग एंड डायनामिक पर्सनैलिटी जिन्होंने फैशन डिजाइनिंग के सेक्टर में अपने कदम जमा लिए हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस कन्वर्सेशन विथ हर. So Palak, welcome to our podcast. It's really great to have you here. Thank you for having me. It's a great opportunity for me to share with you about my experience and my journey and to inspire everyone out there. Like, designing is not just sitting behind an iPad and sketching. It is everything that we see around us. So Palak, जैसे आपने कहा कि designing is not sitting behind the laptop or the system, it's beyond that. तो मेरा पहला ही क्वेश्चन ये है आपसे कि व्हाट इज फैशन डिजाइनिंग. बहुत सारे लोगों को मिथ्स है, कंफ्यूजन है कि नहीं, इट्स जस्ट रैम्प वॉकिंग, इट्स डिजाइनिंग द प्रोडक्ट और कपड़े सीना. देयर आर लॉट ऑफ सेक्शंस एंड पार्ट्स इन दैट. सो व्हाट इज फैशन डिजाइनिंग योर पर्सपेक्टिव? So, fashion is not just everything glamorous that we see. It is everything that is going on around us. Even the curtains that we use in our house. हम कोई ना कोई चीज़ से इंस्पायर होते हैं, मतलब एज अ कस्टमर हम वो चीज़ लेते हैं जो हमें लगता है ट्रेंडी है या फिर कोई सेलिब्रिटी ने यूज़ की है, तो वो सेलिब्रिटी के खुद से थोड़ी यूज़ करता है. देयर इज़ एन एंटायर टीम बिहाइंड दैट प्रोडक्ट जो उसका इनिशियल से रिसर्च करती है कि ये कलर ट्रेंड में है, ये मटेरियल ट्रेंड में है, ये वाला थीम लेना है. तो सिर्फ स्केचिंग तो बहुत बाद में आता है, उसके पहले एट द स्टार्ट वी स्टार्ट विद द इंस्पिरेशन कि क्या ट्रेंड है, क्या लोगों को पुराने ट्रेंड से लोगों को क्या पसंद आ रहा है, हम क्या कलर पैलेट ले सकते हैं. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रीजन वाइज. जैसे हम इंडिया में ही हम डिफरेंट रीजन्स है. नाउ सिटिंग हियर इन चंद्रपुर पीपल्स के वेरी डिफरेंट टेस्ट है. वही कैटेगरी अगर आप बॉम्बे में मार्केट करोगे तो आप एक डिफरेंट तरीके से उसको डिज़ाइन करोगे. सो दैट इज़ वेयर द लिटिल थिंग्स कम एज अ डिज़ाइनर कि यू जस्ट कांट डिज़ाइन अ प्रोडक्ट एंड एक्सपेक्ट कि एवरीवन विल लाइक इट. इट इज़ वेरी यूजर सेंट्रिक. Each user has a very different perspective and a very different needs and a wants regarding a product. So a user has to keep that in mind. Even अब जब आप clothes पे डिज़ाइन करते हो तो आप ये सोच के नहीं डिज़ाइन करते कि ये तो हर कोई पहन लेगा. एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस होता है हर कपड़े के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए, हर चेयर के लिए. छोटी से छोटी चीज़, एक बॉटल के लिए भी एक टारगेट ऑडियंस होता है. एक बॉटल जो आप किसी 50 ईयर ओल्ड वुमेन को दोगे और एक बॉटल जो एक 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड यूज़ करेगा, उसमें बहुत डिफरेंस होगा. मटेरियल में डिफरेंस होगा, प्रिंट में डिफरेंस होगा, कलर में डिफरेंस होगा, उसका जो साइज़ होगा उसमें डिफरेंस होगा. तो ये सब जो चीज़ें होती है, ये एक नॉर्मल पर्सन को लगता है कि बच्चा है तो सिर्फ ग्राफिक्स है, बट उसके पीछे
एक लॉजिक है कि ग्राफिक्स क्यों है, क्योंकि छोटे बच्चों को ये मटेरियल नहीं समझता कि पीतल है तो उसके ये बेनिफिट्स है, स्टेनलेस स्टील है तो उसके ये बेनिफिट्स है। उसके लिए सबसे पहला अट्रैक्शन है कि विजुअली मुझे ये कलेक्शन में से ये बॉटल सुंदर लग रही है तो मैं इसको लूंगा। वो ये नहीं देखेगा कि मुझे स्टेनलेस स्टील के पानी पीने से मुझे ये क्या मुझे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे या फिर वो। सो दैट इज द थिंकिंग दैट गोज बिहाइंड like that we as designers use when we are designing a project. There is a thing called user mapping जो हम करते हैं। We put ourselves in the user's place कि अगर हम होते तो हम क्या क्या प्रोसेसेस, हम क्या क्या चीज़ों से जाते। मैं अगर एक प्रोडक्ट यूज़ करती तो मैं क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस करती, या फिर मेरे को क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती, क्या क्या चीज़ें बुरी लगती। फिर उस हिसाब से हम यूज़र के पेन पॉइंट्स निकाल के फिर हम आगे डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। But this was a very depth definition of fashion design. अगर एक आम जनता है, उनको अगर एक सेंटेंस में समझना है कि what is fashion designing for them, so how you will define that for them? So एक layman term में. So अब ना ऐसा like I'll just go back a word that you said. Basically, there is fashion designing is a part of designing. Design is an entire umbrella. Fashion design में mostly when we say fashion design, it means apparel, but it does not just mean apparel. Apparel in the sense clothes. When we say designing or fashion designing, it involves everything that comes under product, fashion, everything that comes under fashion. Like fashion does not just mean clothes. It can even mean jewelry, जो हम eyewear पहनते हैं, जो हम shoes पहनते हैं, जो हम socks पहनते हैं. So everything that you wear and everything that you see around us comes under designing. And fashion is a more glamorous word. It can be just called designing, but fashion is a more glamorous word connecting you to the industry and to when a user aspires to become something, that's when we use the word fashion. कि वो यूजर के लिए भी हो जाते कि ओ फैशन है, Something unique, something technical jargon. fashionable, something very trendy. So जैसे फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री है, तो किसी स्टूडेंट को या किसी इंडिविजुअल को इस इंडस्ट्री में जाना है, तो ऐसी कौन सी एग्जामिनेशन होती है कि जिनके भरोसे या जिनको क्लियर करके, जिनको पढ़कर वो इस इंडस्ट्री में स्टेप कर सकता है, एंटर कर सकता है? So इंडिया में वी टॉप 2 कॉलेजेस आर NID, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन. उसके ऑल ओवर इंडिया में 4 to 5 कैंपस ऐसी हैं. एंड देयर इज NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी. उसके अभी 18 to 20 कैंपसेस है पूरे इंडिया में. ये दो है स्पेसिफिक टू डिजाइन टॉप कॉलेजेस इन इंडिया. And other than that, we also have IITs and we also have private colleges. तो for NID and NIFT उनकी जो एग्जाम्स होती है उनका नाम भी NID और NIFT ही होता है. They are basically, they both happen in 2 parts. आपका फर्स्ट पार्ट जो होता है वो ड्राइंग एंड जो एप्टिकल एनालिसिस वाला होता है वो पार्ट होता है, पार्ट 1 जो होता है. उसको क्लियर करके देन यू मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में आपका मटीरियल हैंडलिंग, स्टूडियो टेस्ट जिसको बोलते हैं वो होता है, वेर यू गेट अ बंच ऑफ मटीरियल्स एंड यू हैव टू डिजाइन अ प्रोडक्ट एंड देन यू हैव टू राइट अ डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट प्रोडक्ट. तो ये दोनों को क्लियर करके आपका एक क्यूमुलेटिव स्कोर आता है. वो स्कोर के बेसिस पे आपको जैसे ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन, सिंस दीज बोथ आर गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो इसमें कैटेगरीज भी मैटर करती है. तो डिपेंड स्कोर्स के साथ, तो डिपेंडिंग ऑन दैट देन यू गेट टू सिट इन द अलॉटमेंट्स राउंड. अब NID क्रैक करना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि सिर्फ 5 to 6 कैंपसेस ही हैं और उसमें से भी कुछ कैंपसेस, 2 जो कैंपसेस हैं वो सिर्फ मास्टर्स के लिए, उसमें UG नहीं है. और जो NIFT है, NIFT में अभी 18 कैंपसेस हो गए हैं, बट द टॉप 3 मोस्ट कैंपसेस आर दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई एंड गांधीनगर. ये टॉप कैंपसेस है. Top campuses in the sense कि education level, because it comes from a central board, education level same होता है, but depending on the industry outreach and the kind of faculty you get and the kind of exposure you get, तो इस चीज़ों में बॉम्बे, दिल्ली और बैंगलोर को ज़्यादा एडवांटेज मिलता है. प्रिविलेज बोल सकते हैं कि यू जस्ट गेट अ टैग कि बॉम्बे के कैंपस से हो. परफेक्ट. लेकिन ये होगी इन 2 इंस्टीट्यूट के लिए एग्जाम्स, बट lot of other institute are there all over India.
तो उसके लिए ऐसी कोई कॉमन एग्जाम होती है? जैसे वी हैव हर्ड अबाउट देयर आर कैट एंड गैट और सिचुएशन टेस्ट, लाइक यू So मेंशनड कि आपको that CAT comes under NIFT. निफ्ट। वो नाम है एग्जाम का, बट सबको नहीं समझेगा, इसलिए मैंने इसमें बोल दिया कि वो एग्जाम में क्या होता है. बेसिकली पार्ट 1 दोनों इसका इज ड्राइंग एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड पार्ट 2 हैज समथिंग टू डू विद मटेरियल हैंडलिंग और फिजिकल मेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट, एंड आफ्टर दैट यू गेट अ कलेक्टिव स्कोर. एंड जो बाकी कैंपसेस, फॉर एग्जांपल अगर आपको आईआईटीज में भी डिजाइनिंग होती है, आईआईटीज के लिए यू हैव टू गिव एन एग्जाम का नाम जिसका नाम होता है यूसीट. यूसीट देनी पड़ती है. उस यूसीट को अगर आप क्रैक करते हो देन यू कैन गेट इनटू एनी आईआईटी यू वांट. एंड जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनका एक अपना एग्जाम होता है खुद का, जैसे सिम्बोसिस का अपना होता है, पर्ल एकेडमी है, आईएसडीआई है, I think these are deemed to be university or private university. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो अपने खुद के. एंड इफ यू हैव गिवन निफ्ट एंड इफ यू हैव गिवन एनआईडी, सो दे यू कैन टेल देम, मतलब उनको ये तो बेंचमार्क है एग्जाम्स का. वो प्राइवेट कॉलेजेस वो अपने इसके लिए लेते हैं. मेन तो निफ्ट और एनआईडी की जो एग्जाम्स है जिनका नाम निफ्ट और एनआईडी ही है, वो ही है मेन एग्जाम्स इन इंडिया. यानी अगर आपने उसको क्रैक कर लिया, सो यू हैव एक्सेप्शन कि आप इंडिया की किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते. यू गेट अ बेनिफिट कि अगर मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी मालूम है कि आपने कर लिया ना क्रैक, तो आप हमारा भी कर सकते हो करके. देयर आर चांसेस कि इफ यू शो देम योर निफ्ट स्कोर एंड एनआईडी स्कोर, they won't take their exam but they will directly take you to the interview round, that is the second round. सो ये तो होगी एग्जामिनेशन के बारे में बात, लेकिन डेफिनेटली आपको प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी. तो जैसे हमारे इंजीनियरिंग की, मेडिकल की या सीए की या अदर एग्जाम की कोचिंग्स होती है, तो क्या इसकी भी कोई कोचिंग्स होती है या प्रिपरेशन होती है स्पेसिफिकली? Yes, अभी तो मीन्स लास्ट 5 to 6 years से जब इतना अवेयरनेस हो गया अबाउट डिजाइनिंग, अबाउट ये, देयर आर अ लॉट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, देयर आर अ लॉट ऑफ मल्टी इंस्टीट्यूट्स आल्सो दैट हैव कम. एंड I personally I have studied from Silica. Silica is a like उनके बहुत सारे branches है all over India. They mainly work in Bombay and all, but उनके all over India काफी सारे branches है. Silica है, then there is BRDS and कुछ private जो experienced होते हैं industry में, they also coach you. So basically the coaching process goes कि आप 10th के बाद when is your period when you decide that which industry you want to go. जरूरी नहीं डिजाइनिंग, बट आप बेसिकली अपना करियर का लाइन डिसाइड करते हो. तो जैसे हम इंजीनियरिंग या फिर नीट का प्रिपेयर करते हैं, वी टेक 11th 12th, हम 2 साल पूरा प्रिपेयर करते हैं क्योंकि हमारी 12th में एग्जाम होने वाली रहती है. तो सेम गोस फॉर डिजाइनिंग ऑल्सो. आप 10th के बाद अपना प्रिपरेशन शुरू करते हो. सो द फर्स्ट ईयर इज योर फाउंडेशन ईयर व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. उसमें बेसिक्स से पूरा की लाइन ड्राइंग, फंडामेंटल्स ऑफ डिजाइन, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, कौन से टेक्निक्स ऑफ डिजाइन होते हैं, फिर क्रेयॉन्स, कलर्स, पेंट्स, क्या क्या मटेरियल्स होते हैं, वो सब अपन सीखते हैं. बेसिक ह्यूमन फिगर, पर्सपेक्टिव ड्राइंग, जितने भी चीजें जो हमको एग्जाम क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो होती है. सो पीपल, इससे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको डिजाइनिंग मतलब ड्राइंग नहीं आती, एंड दैट इज फाइन बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी अ फाइन आर्टिस्ट, यू आर गोइंग टू बी अ डिजाइनर. डिजाइनर का के 2 साल में यू शेप योर थिंकिंग कि हाउ टू थिंक अकॉर्डिंग टू द यूजर, क्योंकि आपको उनको स्केच नहीं प्रेजेंट करना, आपको उनको प्रोडक्ट प्रेजेंट करना है. तो जो डिटेल्स है, टेक्निकलिटी है, उस पे ज्यादा फोकस होता है. प्रैक्टिस करते करते तो हाथ फाइन हो ही जाता है, हाथ फाइन हो ही जाता है. देन आपने पूरा फर्स्ट ईयर ये पढ़ा, सेकेंड ईयर में आप ड्राइंग का एडवांस मतलब डिटेल्स और मटेरियल्स के साथ साथ यू ऑल्सो स्टार्ट लर्निंग जो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, फिर वो रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं. बिकॉज जो एग्जाम का पेपर पैटर्न होता है ना, इट इज नॉट जस्ट डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइंग वाला पार्ट. आपको अपना मतलब जो एमसीक्यू वाला पार्ट होता है वो भी आपको क्रैक करना जरूरी है. एंड फॉर पीपल हु वांट टू गिव लाइक हु वांट टू गो टू आईआईटी और यूसीट, उनके लिए तो इट्स इम्पोर्टेंट कि देयर मैथ्स इज गुड, क्योंकि तो यहाँ पे भी मैथ्स रोल प्ले करता है. इट इज नॉट बिग फैक्टर. मतलब डिजाइनिंग में जरूरी नहीं है कि आप एक साइंस बैकग्राउंड से ही रहो या फिर आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड से ही रहो. बैकग्राउंड मैटर नहीं, मतलब स्ट्रीम मैटर नहीं करती, बट आईआईटी में जाने के लिए आपको मैटर करता है. बिकॉज व्हेन अगर आपका किसी के साथ टाई हो रहा है तो दे लुक बैक इनटू योर 12th एंड 10th स्कोर्स, क्योंकि आईआईटीज में ज्यादा प्रेफरेंस साइंस बैकग्राउंड, साइंस विद मैथ्स उनको रहता है, इसलिए. सो आपने अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का नाम लिया, कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो उसकी नॉमिनल फीस
कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जा सकती है? सो जो बड़े वाले जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, जैसे सिलिका और बीआरडीएस, जो ऑल ओवर इंडिया में फंक्शन करते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में, उनके प्राइसेस आर मोर लाइक दे चार्ज अराउंड 1.2 1.5 अबाउट देयर एंटायर कोर्स. एक मिनट, सॉरी, आपको काटना चाहूंगा. 1.2 1.3 इज फॉर 2 years, 11th and 12th, Yes, प्रॉपर प्रिपरेशन. yes. तो उसमें सिर्फ कोचिंग का आ गया या उसमें रहना, खाना पीना, हॉस्टल, वो सब भी इंक्लूड? नहीं नहीं, सो दीज आर कोचिंग, जैसे हमारी ट्यूशन क्लासेस होती है वैसी ही होती है करके. बट आजकल कुछ कोचिंग क्लासेस होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है आप एडमिशन ले लीजिए किसी भी कॉलेज में, वी विल प्रोवाइड यू द अकोमोडेशन एंड एवरीथिंग. तो वैसा नहीं होता, ये नहीं, बस मतलब आपके इंस्टीट्यूट की दे fee विल है. प्रोवाइड यू, वो स्टडी मटेरियल देंगे आपको. आपको वो पूरा, आपको वो क्या बोलते हैं, कॉलेजेस के ट्रिप्स पे ले जाते हैं. दे इनवाइट गेस्ट लेक्चरर्स, दे टेक यू टू एग्जीबिशंस. तो जो इनिशियल एक्सपोजर चाहिए होता है, कॉन्टैक्ट बिल्डिंग चाहिए होती है, दे विल प्रोवाइड यू ऑल दैट. एंड उनके पास हम कितना भी खुद से कर ले, बट एक इंस्टीट्यूट के पास वो डेट्स होती है कि ये डेट लास्ट अप्लाई का डेट है, कैसे अप्लाई करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट नेसेसरी है. तो वो उसमें बहुत हेल्प हो जाती है, बिकॉज यू आर रिलीव्ड कि समवन इज देयर टू गाइड यू, यू आर नॉट ऑन योर हाँ, ओन. जब उनके हाथों में हमने खुद को सौंप दिया है तो इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें हमारा गोल तक वो पहुंचा. एंड सम इंस्टीट्यूट जैसे सिलिका और बीआरडीएस, इनका रेट काफी अच्छा है कि there are lot of students that get into good colleges and colleges they want. So people also trust on their reviews and on that कि एक हाँ, वो फिर तो वो होना ना कोचिंग होना, वो तो इंडस्ट्री हो, स्टूडेंट नहीं, दैट इज डिफरेंट पर्सपेक्टिव. वो तो फिर वो कोचिंग इंडस्ट्री हो गई है, क्योंकि वहां पे जा ही रहे हैं लोग ताकि उनका क्रैक हो सके. नहीं, बट एज ए यूजर, मतलब नॉट चाइल्ड ऑल्सो, बट पेरेंट्स को एक हो जाता है कि इधर जा रही है तो मेरे बच्चे का हो जाएगा, मेरा बच्चा कर लेगा करके. इन ऑल इन जस्ट लाइक दैट कोटा, अगर कोटा गया है तो आईआईटी क्रैक हो ही जाएगा. परफेक्ट, नॉट एन इशू. तो फॉर एग्जांपल, खुदा ना खास्ता ऐसा होता है कि किसी बच्चे का क्रैक नहीं हो पाता है, सो हाउ मेनी अटेम्प्ट्स दे गेट, या कैसी होती है उसके बाद चीजें? I'm not quite sure about the attempts, but there is a age limit that I think 25 26 एज लिमिट होती है. तब तक आप यूजी के लिए कर सकते हो. पीजी के लिए तो आप कोई भी ईयर में कर Limitation सकते हो, उस कुछ नहीं है. और अटेम्प्ट्स तो आप दे ही सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. एंड लाइक 3 years बैक इट वाज डिफरेंट, कि तब ऐसा था कि प्राइवेट कॉलेजेस वाज नॉट एज गुड एज गवर्नमेंट कॉलेजेस. बट अब ऐसा है, लाइक colleges like Pearl Academy and UID and ISDI, they also have very good industry exposure. So मतलब I would think कि अगर तुम्हारा गवर्नमेंट में नहीं हो रहा है, it's better not to waste an entire year. You go into a private college because आप वो 4 साल से पढ़ाई कर रहे हो. इंडस्ट्री में जाने के बाद is where you show your skills. तो इसके पहले आपने कॉलेजेस के नाम लिए, एनआईडी, एनआईएफटी, तो ये तो 2 टॉप कॉलेजेस आपने बताया. लेकिन अगर मैं हमारे व्यूअर्स के लिए पूछूं कि टॉप 5 कॉलेजेस, इंक्लूड थिंग्स अदर देन दैट, व्हाट आर द टॉप 5 कॉलेजेस दैट यू विल रिकमेंड कि हाँ यहाँ पे आपको एडमिशन लेना चाहिए? So if I say कि okay, so top 1 is NID in India, top 2nd is NIFT, then ये तो हो गए गवर्नमेंट वाले. I don't suggest IIT क्योंकि it's very difficult to crack and you have to be very good in maths and science if you get, and I was not good, so I just left that it. And then coming to private colleges, there is a college FDDI that is focused on footwear design. That is a specific institute focused on footwear design. It is very good. It partners with Lakme Fashion Week and FDCI, that the Fashion Council of India, every year, and students get a lot of opportunity. Then there is Pearl Academy. It is also a private college, but their faculty is from abroad, and they also have exchange programs, and they also give very good industry exposure, and their placement percentage is also good. And then there is UID. Talking specific course, UID's animation course is very popular. Top notch. Yeah, they teach you a lot of softwares. They teach you a lot of frameworking and how to work, and they also have a license to a lot of softwares that the student can get access to. So these are the top 5 as per your opinion. ठीक है. That is really perfect. But अगर कोई स्टूडेंट है, कोई यंगस्टर है जिसको इस फील्ड में जाना है, बट दे फील कि हम उतने टैलेंटेड नहीं हैं,
इतने क्रिएटिव माइंड नहीं है। सो उन लोगों के लिए कैसी होती है चीज़ें कि हाँ, अगर आप में अभी फिलहाल टैलेंट या उतनी क्रिएटिविटी नहीं है, फिर भी आप एडमिशन लेके बाय टाइम यू विल इवॉल्व, ऐसा हो सकता है या आपको नेचुरली उतना टैलेंटेड और क्रिएटिव रहना पड़ेगा? The need of creativity is not a need, but the need to, like, you have to be very fast, because if you think कि you will take 1 year to evolve, तब तक बाकी लोग आगे चले जाएंगे. You have to be very quick to adapt, very quick to learn. You have to be very prompt on the things that you do. It is fine if if you're not creative or you are not very good at sketching, but there must be some things that you are good at. If one person is not good at sketching, they might be good in the material handling part, they might be good in making the product physically better, or like making the prototypes. So you work on those skills, you show your work through those skills, and side by side you work on the skills that you're not at good सो at. इनिशियली आपको उतना टैलेंट और क्रिएटिव नहीं चाहिए, बस कीननेस हो, पढ़ने की चाहत हो तो भी and काफी है। if you अगर वैसे for cracking the exam you anyways take 2 years of coaching. Most of the आपकी जो basic skills है वो तो आप तभी होन कर लेते हो, because you have to be ready for the exam, तो most of the things तो आप वहीं होन कर लेते हो. Then college के जो first year होता है, जो हमारा foundation year होता है, उसमें also you get a time to work on your skills or to work on your different aspects of design की okay my thinking is weak or my research is weak, so I'll work on that. But like after second year and third year, because अब competition बढ़ गया, you have to get internships, so you have to be very fast. मतलब you can't just say कि मैं इसमें weak हूँ तो I will not do that, because if you just wait then everyone else will do their work and go out. You have to be also be very quick and very fast. तो पलक, ये हो तो गया सारा फैशन डिजाइनिंग एंड कॉलेजेस के बारे में, बट आई वांट टू नो योर पर्सनल जर्नी. तो व्हेन यू डिसाइडेड एंड हाउ यू डिसाइडेड कि हाँ, कि मुझे फैशन डिजाइनिंग में या फैशन इंडस्ट्री में जाना है. So I knew I wanted to do something related to design, something related to design when I was in 9th 10th. डायरेक्शन नहीं मालूम था, ये नहीं मालूम था कि क्या कोचिंग्स होती है, ये नहीं मालूम था क्या टॉप कॉलेजेस है, कुछ मालूम नहीं था. बस ये मालूम था कि कुछ डिजाइनिंग में करना है, कुछ ये वाली फील्ड में करना अर्जुन है. की तरह पता था कि मछली की आँख फोड़नी है, बस कैसे फोड़नी है वो नहीं पता. मतलब तब ऐसा था कि एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज 2019 2020. तो तब लॉकडाउन भी लग गया था. व्हेन आई वाज इन माय 10th, आई जस्ट फिनिश्ड माय 10th एग्जाम्स एंड लॉकडाउन लग गया था. तो तब ऐसा था कि कहाँ जाए, किससे पूछे, सब बंद हो गया है, कुछ नहीं मालूम. सो थोड़ा सा रिसर्च किया, गूगल मारा, व्हाट आर द टॉप कॉलेजेस, देखा कैसे क्या एग्जाम होते हैं, कैसे करते हैं. देन पता लगाया, कॉल पे बात की. तो व्हेन आई वाज इन 10th मेरे को ये मालूम था डिजाइनिंग में करना है, बट तब मैं श्योर नहीं थी कि मुझे फैशन साइड में जाना है. जैसे डिजाइनिंग में हमारा इंडस्ट्रियल साइड भी होता है और फैशन साइड भी होता है. इंडस्ट्रियल इन द सेंस जो थोड़े से वैसे वाले प्रोडक्ट्स हो गए, मतलब जो यूजर सेंट्रिक ज्यादा हो गए, जो कलर्स और इस पे नहीं फोकस करते बट वो यूजेबिलिटी फंक्शनेबिलिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं. तब मुझे वो डायरेक्शन में जाना था. बट जब मैंने सिलिका ज्वाइन किया तब मैंने 1-2 years की कोचिंग ली. ड्यूरिंग द कोचिंग आई रियलाइज्ड कि मेरा लीन टूवर्ड्स फैशन ज्यादा है, मुझे वो ज्यादा पसंद आ रहा है, मुझे उसमें ज्यादा मजा आ रहा है. एंड मैंने एग्जाम्स तो एनआईडी और निफ्ट दोनों की दी थी, यूसीड भी दी थी, प्राइवेट भी दी थी. तो एनआईडी इज मोर टूवर्ड्स इंडस्ट्रियल डिजाइन बिकॉज इट इज अ वेरी डिजाइन स्पेसिफिक, उसके नाम में ही है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन. और जो निफ्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, उसमें फैशन साइड ज्यादा है. तो फिर जब सेकेंड ईयर ऑफ माई कोचिंग आई वॉज लीनिंग टूवर्ड्स कि निफ्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, वहाँ ज्यादा ऐसे कलर ऑफ पॉप और वहाँ ज्यादा ऐसे बज दिख रहा है. तो वैसा था. तो आपने डिसीजन लिया कि यू शुड गो फॉर नेफ्ट. हाँ, वो इनिशियली नहीं था, मतलब पहले तो बस ये था कि डिजाइनिंग में करना है, उसके अंदर की फील्ड्स क्या होती है. अब वो भी कोचिंग में पता चलता है कि निफ्ट में दे ऑफर यू 6 to 7 कोर्सेज इन यूजी एंड 2 कोर्सेज इन पीजी. तो बोलने को अम्ब्रेला टर्म फॉर कॉमन पीपल इज फैशन डिजाइन, बट इट जस्ट कम्स अंडर डिजाइन एंड फैशन इज अ पार्ट ऑफ डिजाइन. मेरा जो स्पेसिफिकेशन है इट इज एक्सेसरी डिजाइन. इट डज नॉट डील विथ क्लोथ्स, इट डील्स विथ फुटवेयर, बैग्स, ज्वेलरी एंड अपना आईवेयर एंड अदर एलिमेंट्स दैट मेक अप अ होल लुक. स्टाइलिंग वगैरह वो वाले तरफ ज्यादा उसका झुकाव होता है. परफेक्ट. तो
जब फैशन वर्ड ही आ जाता है ना तो पेरेंट्स थोड़े से ऐसे उनके कान खड़े हो जाते। सो हाउ यू कन्विंस योर पेरेंट्स, या कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, आपको तो जो ट्रेडिशनल कोर्सेस है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए। तो हाउ, पहले तो सबसे पहले क्या आपको ऐसी प्रॉब्लम आई है, अगर आई है तो आपने कैसे कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को? So, as such, though, my parents were very supportive. My entire family was very supportive. They had given me the freedom that you can do whatever you want. You can choose whatever field you want. But mothers being mothers, they think कि fashion industry में जाओगे, fashion में जाओगे तो आपके साथ तो बुरा हो जाएगा. जिंदगी बर्बाद है। fashion वालों की life तो बहुत गंदी होती है. बट जो टीवी पे दिखता है वो फैशन नहीं है, वो तो बस एक ग्लिम्स ऑफ फैशन है. उसके पीछे बहुत काम होता है, एक एंटायर टीम बैठती है. तो आई वांटेड टू वर्क ऑन द बैक स्टेज ऑफ दैट फैशन इंडस्ट्री, कि क्यूरेटिंग क्लोथ्स, क्यूरेटिंग लुक्स, क्यूरेटिंग रैम्प वॉक्स, वो वाला पार्ट, कि वो होता है जो हम डिजाइनर्स के लिए होता है. रैम्प वाला पार्ट हमारा नहीं होता, वो तो मॉडल्स करती हैं. तो वो होता है. बट माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव. किसी ने ऐसे कुछ नहीं बोला, किसी ने मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया. जो नॉर्मल कंसर्न्स होते हैं कि 4 साल के बाद क्या होगा फ्यूचर, क्या क्या करियर ऑप्शंस होंगे, वो सब तो पेरेंट्स का होता ही है. दैट इज फॉर एवरी इंडस्ट्री दैट यू गो टू, एवरी स्ट्रीम दैट यू टेक. वो तो इनिशियल कंसर्न्स तो होते ही है, बट एज सच नहीं है. सही बात है. किसी ने कहा भी है कि आपके माँ बाप आपको गरीब नहीं देखना चाहते हैं बस, बाकी तो आप चाहे कुछ भी कर लो, दे डजंट केयर. बट इट्स रियली गुड. उनका भी एक डर सही है एक मायने में. उनकी नजरों के आगे जब उनके बच्चे सेटल हो जाते हैं तो दे फील मोर सिक्योर्ड, आई थिंक. अब इंडस्ट्री इतना चेंज हो रहा है, लाइक AI is coming and everything is like people are moving so fast. Big cities are getting bigger, smaller cities are getting big. तो बहुत ऐसा, it is scary for the children also, it is scary for the parents also to go into the industry, to put yourself out there. सो पलक, यू आर यंग एंड ब्यूटीफुल. तो कभी आपने डिसाइड नहीं किया कि हाँ मुझे, चलो डिजाइनिंग तो ठीक है लेकिन मुझे रैम्प वॉक भी करना है, मुझे मॉडलिंग भी करना है? क्योंकि बिकॉज यू बिलोंग टू द फैशन इंडस्ट्री, आपको बहुत सारे लोगों ने शायद से ये कहा भी होगा या पूछा भी होगा. मतलब कॉलेजेस में था तब, कॉलेजेस में जैसे फैशन शो होते हैं वहां तब किया है. बट एज सच की मोर फन इज इन द बैकड्रॉप. वो तो रैम्प वॉक तो क्या 1 मिनट का, आप रैम्प पे चल के आ गए. उसके पीछे जो दो महीने की जो मेहनत है, फ्रॉम इनिशियल स्केचिंग एंड फ्रॉम कपड़े वो करना, सोर्स करना, प्रोडक्ट्स बनाना, उनको स्टाइलिंग देखना, सब देखना, वो ज्यादा फन है. So you get that kick in management. Yeah, in management and in like it feels good to stand back and see your designs on the runway. तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी? ऑब्वियसली आपने कहा सिलिका का आपने नाम कई बार लिया है बिकॉज यू हैव टुक द इनिशियल एजुकेशन फ्रॉम देयर एंड देयर इंस्टीट्यूट. तो कौन से बुक्स थे या ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी थी विच हेल्प यू टू क्रैक द एग्जामिनेशन? So my strategy was कि I knew that I know designing, but I know drawing. I can draw basic sketch. I can draw, मतलब एक बॉटल जैसा दिख रहा है, एक बैग जैसी दिख रही है, इतनी मुझे आती थी स्केचिंग. बट इट वॉज नॉट दैट गुड. मतलब वो एकदम ऐसे सुंदर वाली नहीं थी. बट आई ऑल्सो न्यू कि मेरा जो थिंकिंग है वो स्ट्रॉन्ग है. मतलब मैं इमेजिन कर सकती हूँ, मतलब मेरा जो ये रहेगा कि ये में ये ऐड कर सकते हैं, वो स्ट्रॉन्ग था. और पेपर पे आउटकम इतना नहीं था. तो वो एक गैप था जो मुझे अपने फर्स्ट ईयर ऑफ कोचिंग में रियलाइज हुआ, क्योंकि हम असाइनमेंट्स करते थे, फीडबैक देती थी टीचर्स वगैरह, तो समझा. तो मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि अब मुझे उसको वो करना है, पॉलिश करना, मुझे अब उसको फिल करना है. कि सोच तो लिया बट पेपर पे भी तो निकालना पड़ेगा ना, लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं क्या सोच रही हूँ करके. तो मैंने उस पे वर्क किया. एंड आई हैड अ बेनिफिट कि मैं घर पे थी, मतलब लॉकडाउन था. आफ्टर 2020 लॉकडाउन लग गया था. सो माई एंटायर कोचिंग पीरियड वेंट इन लॉकडाउन ओनली. सो आई हैड अ बेनिफिट कि आई वाज एट होम ओनली. आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम. सो वो था. एंड दैट इज, तो मैंने उस पे वर्क किया. मेरा मटेरियल हैंडलिंग भी आई वाज क्वाइट श्योर कि मैं वो अच्छी से कर सकती हूँ. मतलब मेरे को क्ले से वर्क करना आता था, पेपर से वर्क करना आता था, जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, शेप्स होते हैं, वो बनाने आते थे. तो मेरा बेसिकली जो मुझे स्किल यहाँ पे वो करना था कि थिंकिंग को ड्राइंग में कैसे कन्वर्ट करें, मतलब जो मेरे दिमाग में चल रहा है उसको मैं पेपर पे कैसे निकालूं, वो उस पे वो था. और रही बात जो एनालिटिकल पार्ट होता है जिसमें आपके वो रीजनिंग क्वेश्चंस और वो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस और वो होते हैं,
तो उसके लिए तो बस एक ही चीज है कि सॉल्व करते जाओ, क्योंकि वंस यू गेट अ हैंग ऑफ कि अच्छा यही टाइप के क्वेश्चंस हैं या फिर यही उनका वो होता है, पैटर्न होता है, तो वो एंड उसमें जीके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एक वो था कि जो हमारे सिलिका के उन्होंने बोला था कि आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ो, आप देखते जाओ कि क्या क्या चल रहा है, प्रेसिडेंट्स एंड ये कौन क्या चेंज हो रहा है। और एज अ डिजाइनर आपका सिर्फ काम ये नहीं है कि मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर तो क्या, मतलब हमारे लिए जो क्वेश्चंस आते थे वो ये आते थे कि 2020 में कौन सा नया कॉइन का डिजाइन हुआ आया, फिर जो ओलंपिक्स हुआ था तो ओलंपिक्स के लोगों में जो कलर्स थे सर्कल्स में उनका सीक्वेंस क्या था, तो वो चीजें का आपको नॉलेज होना चाहिए। यार ये तो बहुत टफ हो जाता होगा कि हर साल यानी जब जब ओलंपिक होता होगा कुछ ना कुछ नई डिजाइन आती होगी। नहीं टू मच टू अडैप्ट एंड दे रिमेंबर। मतलब वो अब जब हर साल पेपर बनाते तो दे टेक इन अकाउंट लास्ट 2 इयर्स का, ओके लास्ट 2 इयर्स का। अब वो बड़ी बड़ी जो चीजें होगी कि फॉर एग्जांपल कोई अभी कोई से होता है कि विंटर ओलंपिक्स पैरा ओलंपिक्स, तो उन्होंने कोई लोगों में चेंज लाए क्या, तो यू हैव टू टेक नोट ऑफ दैट कि ये चेंज हुआ। फिर जो मिलिट्री वाले हैं कुछ उन्होंने नया एक मतलब जैसे मिलिट्री में भी वो दे वेयर अ लॉट ऑफ गेयर्स एंड वो ना, करेक्ट। तो उसमें कुछ चेंज आया क्या, कोई नया मटेरियल का इन्वेंशन हुआ क्या, सस्टेनेबिलिटी में क्या इन्वेंशन हुआ। तो ये सब चीजें यू जस्ट कीप इन बैक ऑफ योर माइंड, ऑप्शंस तो रहते हैं बिकॉज इट्स एमसीक्यू एंड दैट इज योर ऑल्सो अवेयरनेस ना कि अगर कोई सस्टेनेबिलिटी का क्वेश्चन है तो प्लास्टिक तो नहीं होगा ऑप्शन, दूसरा ही होगा, तो जनरल वो तो बेसिक आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। करेक्ट। तो ये अच्छा हो गया कि 2 साल के ही पूछे जाते हैं, हाँ। वरना कितना बच्चे पागल हो जाएंगे। वही तो, अब प्रेसिडेंट हर 4 साल में चेंज होता है तो वो थोड़ी ना बिल्कुल। ध्यान रखेंगे। चलो तो मेरा एक बड़ा ही फनी क्वेश्चन लगेगा आपको। मुझे बहुत सालों पहले किसी मेरे फ्रेंड ने बोला था कि हमारे यहाँ ना एग्जामिनेशन टाइम में ना एक बक्सा दिया जाता है जिसमें बहुत सारे मटेरियल होते हैं, बस उसमें से आपको रॉ मटेरियल्स यूज करने पड़ते हैं, आपको 2 घंटे मिलते हैं और आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है। तो क्या ये सच है, ये सब सही में होता है? हाँ मतलब होता तो है मटेरियल्स, पर ऐसे है कि मटेरियल्स ना आपको बता देते हैं, मतलब वो लोग नहीं बताते बट यू जब आप कोचिंग में होते हो तब आप प्रिपेयर करते हो इसका भी कि कैसे बनाना है, तो आपको मटेरियल्स पता होते हैं कि क्ले आएगा, वायर आएगा, पेपर आएगा, कार्डबोर्ड आएगा, ये सब आएगा, OHP शीट आएगी, ये जो बेसिक हमारे जो मटेरियल्स होते हैं वो आएगा, वो आपको पता होता है। बट जो ट्रिकी पार्ट होता है ना वो ये होता है कि उसके साथ आपको एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं, 3 क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल इट कैन ईदर बी कि यू हैव टू डिजाइन अवार्ड फॉर फंक्शन और यू हैव टू डिजाइन अ फुटवेयर फॉर मेट गाला, इट कैन बी और यू हैव टू डिजाइन अ मोमेंटो कि मदर्स डे का मोमेंटो है वो आपको बनाना है। तो वो ट्रिकी है क्योंकि जो वो तो उन्होंने तो मटेरियल दे दिए बट द कलर ऑप्शंस एंड द मटेरियल ऑप्शंस आर वेरी लिमिटेड, सो हाउ डू यू यूज दैट एंड यू मेक द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव। ऐसा भी नहीं दिखना चाहिए कि वो बहुत ही भद्दा सा दिख रहा हो, वो सुंदर लगना चाहिए, उसका यूज होना चाहिए, आई कैची होना चाहिए। वो अब उनके जो क्ले का कलर होता है वो होता है ब्राउन, अब तुम ब्राउन क्ले से कैसी कुछ बना सकते हो, तो उसको कहाँ यूज करोगे, तो वो वाला जो होता है ना। और कितनी भी आप प्रैक्टिस कर लो 2 घंटे में बहुत ऐसे वो हो जाता है इंसान की कैसे करेंगे, बट वही है कि ऐसे भी बहुत सारे होते हैं जो 1 आवर तो यही सोचने में लग जाते हैं कि हम करेंगे क्या। सो इतना इजी नहीं है जैसे इतना हम इजी सोचते हैं। मतलब ड्राइंग में तो आप कुछ भी बना के इरेज कर दोगे, इसमें आपने मटेरियल एक बार कंज्यूम कर लिया तो आप उसको वापस कैसे रॉ फॉर्म में लाओगे, वो तो आपका कंज्यूम हो गया, आपका टाइम भी चलेगा, आपका मटेरियल भी चलेगा और फाइनल प्रोडक्ट तो देना ही पड़ेगा ना उनको। हाँ कुछ ना कुछ तो बना के देना ही। तो इसमें व्हाट आई सजेस्ट एंड व्हाट एवरीवन सजेस्ट इज कि डोंट बी टू ओवर स्मार्ट कि कुछ नया बनाऊंगी, प्ले थोड़ा सा सेफ, यू कैन चेंज इन द डिजाइनिंग। अब जैसे 3 ऑप्शंस है कि मेडल बनाओ, फुटवेयर बनाओ, अवार्ड बनाओ, तुमको लग रहा है तुम फुटवेयर इजीली बना सकते हो तुम वो बनाओ, तुम ये बोलोगे कि नहीं कुछ यूनिक मेडल बनाते, बिकॉज यू आर गिविंग एन एग्जाम, इट इज नॉट अ असाइनमेंट, यू कांट प्ले ट्रिकी विद इट, यू हैव टू क्रिएटिविटी क्रैक दिखा के इट, कोई जरूरत नहीं। यू कैन शो क्रिएटिविटी ऑन द डिजाइनिंग। फुटवेयर का जैसे मुझे मालूम है कि फुटवेयर का शेप ऐसे होगा, एक बेल्ट आएगा, अब वो बेल्ट के ऊपर क्या लगाना है उसमें मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखाऊंगी ना, नॉट इन द डिजाइन, आई मीन नॉट इन द नहीं तो स्ट्रक्चर फॉर्म पार्ट। पे नहीं। अब मेडल के तो कितने सारे मतलब अवार्ड के तो कितने सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें मैं सोच नहीं बैठ जाऊंगी कौन सा स्ट्रक्चर लूं, तो फिर मेरा तो टाइम ऐसे ही चला जाएगा।
एंड दे ऑल्सो गिव यू रिटन वाला पार्ट जिसमें आप अपना पूरा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि वाई दिस शेप, वाई दिस थॉट, व्हाट वाज योर थॉट बिहाइंड दिस प्रोसेस. सो इफ यू फील लाइक आपके डिजाइन में आपको टाइम नहीं मिला या फिर आप कहीं लैक कर रहे हो, तो आप अपना पूरी स्टोरी टेलिंग उस रिटन पेपर पे दिखा दो. पलक, हर स्टूडेंट गलती करता है, ऑब्वियसली आपने भी की होगी. तो ऐसी कौन सी गलती है व्हाट यू फील कि हाँ ये गलती है जो मैंने की है और मोस्टली पीपल या जो क्या कहेंगे हम बच्चे करते हैं? गलती इन द सेंस कि लाइक व्हाइल गिविंग एग्जाम्स, प्रिपरेशन के टाइम ना वो मिसिंग आउट ऑन डिटेल्स होता है. मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल हम जिस रूम में बैठे, ये क्वेश्चन आया कि ड्रॉ दिस रूम इन अ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव. तो ड्रॉ किया, वो किया, पर जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं कि जैसे क्लॉक का प्लेसमेंट और ये प्लेसमेंट, अभी रूम है तो स्विच बोर्ड भी तो होगा, रूम है तो फैन भी तो होगा, और अगर टेबल है तो टेबल के साथ उसके नीचे के हिंजेस भी तो होंगे टेबल के. तो ये जो डिटेल्स है ना, ये जो एग्जामिनर है वो बहुत, यही तो आपको डिफरेंशिएट करता है बाकी लोगों से. एक रूम में तो टेबल चेयर तो प्लेस कर दिया, पर उसके जो डिटेल्स है, अब ये जो पॉट है ये मे बी मैं मिस आउट कर दूंगी, चेयर लगा दिया ना, वॉल बना दी, बस खत्म. बट कोई अगर एग्जामिनर देखेगा कि एक जन ने पॉट भी लगाया है, उसने फ्रेम्स भी लगाई हैं, उसने मस्त मतलब लाइट्स वगैरह भी लगाई हैं, तो ऑब्वियसली वो उसको ज्यादा पॉइंट्स देगा. तो डिटेल्स बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो इनिशियली मुझसे भी मिस आउट हो जाते थे. नहीं मतलब जैसे रूम है तो उसमें तो बेसिक चीज तो होगी, रूम में साइड टेबल्स होते, अब रूम में लैंप्स होते, अगर आप वही चीजें नहीं ऐड करोगे तो वो फिर रूम रूम कैसे दिखेगा. चलो, यानी इस बहाने से हम देखा जाए तो हमारा रूम काफी अच्छा सेटअप है. चलो, अब बात करते हैं आपकी कॉलेज लाइफ की. सबकी कॉलेज लाइफ अच्छी होती है, आपने तो निफ्ट से किया है. सो पहली बात तो कुछ महीनों पहले निफ्ट काफी सुर्खियों में था. आपके कुछ स्टूडेंट्स इंडियाज गॉट लैटेड में गए थे, तो वी विल डिस्कस दैट एज वेल. बट क्या एक्सपेक्टेशन होती है और क्या रियलिटी होती है निफ्ट कॉलेज लाइफ की? क्या कैसी जी है आपने? बहुत फन है, बहुत मजा आता है. बट लाइक जैसे जब आप निफ्ट में नहीं होते तब आपको ऐसा लगता है कि बाप रे, निफ्ट की लाइफ तो ये सिर्फ मजे मजे ही होंगे, पढ़ाई वढ़ाई तो होगी नहीं, ये वो. बट ऐसा नहीं होता है, मस्ती भी होती है, पर पढ़ाई की जगह पढ़ना भी पड़ता है. रात के 3-3 बजे तक जग के असाइनमेंट्स भी करने पड़ते हैं, कॉलेज में रुक के इवेंट्स की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, सेटअप भी करना पड़ता है. बहुत मतलब बहुत ऐसे सिखा देता है कॉलेज की दोनों चीजों को कैसे मैनेज करना है. वो तो लाइफ भी सिखा देती है, बट कॉलेज इन द सेंस कि अब मजे भी करने हैं और असाइनमेंट्स भी करने हैं, करना तो दोनों ही पड़ेगा. बट मतलब एक्सपेक्टेड, जब मैं भी नहीं गई थी तब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मस्त एकदम फुल ऑन फैशन स्कूल है तो बहुत सेलिब्रिटीज आएंगे और बहुत ऐसे ये सब मिलेगा. बट ऐसा कुछ नहीं होता. नॉर्मल कॉलेज जैसा कॉलेज होता है, तुम जा रहे हो, पढ़ रहे हो, मस्ती कर रहे हो, कैफे जाओ, मतलब नेस्कैफे, हमारे कॉलेज में नेस्कैफे कैंटीन टाइप, वहाँ जाओ, मैगी खाओ, कॉफी पियो. और जो भी हमारे कॉलेज के इवेंट्स होते हैं ना, वो कॉलेज आवर्स के बाद होते हैं, मतलब 5:30 के बाद होते हैं. फिर आप वो इवेंट्स अटेंड करो, तो वैसे होता है. मतलब यू डू एवरीथिंग. इट इज नॉट जस्ट कि आप मस्ती कर रहे हो तो मस्ती कर रहे हो, या फिर आप असाइनमेंट्स कर रहे हो तो असाइनमेंट्स ही कर रहे यानी हो. आपकी 5 उंगलियां घी में है. हाँ. हर पर्सपेक्टिव में मजे कर. सही. तो पलक, इसके पहले ना आपने ब्रांचेस बताए थे, तो सिर्फ हम निफ्ट की बात करेंगे आज. निफ्ट में कौन से ब्रांचेस है इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज, जो भी कोर्स courses, होते हैं? हाँ. सो निफ्ट में देयर इज एफडी फैशन डिजाइन, टीडी टेक्सटाइल डिजाइन, एफसी फैशन कम्युनिकेशन, केडी knitwear डिजाइन, एडी एक्सेसरी डिजाइन, एंड we have BFT like bachelor's in fashion technology. I think it's 6 to 7 6 ब्रांचेस to 7 है. और सबके लिए कॉमन एग्जाम होती है. हाँ. आप कोर्स किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो वंस यू हैव क्रैक्ड द एग्जाम. So in NIFT you get to decide your course before, but in NID after first year, according to your score and according to everything your interest, you can decide your course after that. But NIFT में जब आपको अपना रैंक मिल जाता है एग्जाम का, जब आप अलॉटमेंट राउंड के लिए बैठते हो, तभी आपको प्रेफरेंस देनी पड़ती है कि मुझे ये कैंपस में ये कोर्स चाहिए. अच्छा, कैंपस भी बताना पड़ता है और कोर्स भी बताना पड़ता है, बिकॉज यू मेंशन देयर आर 17 to 18 निफ्ट कैंपसेस. Everyone will try for top 3, but उसी में आपका स्कोर फिर वो हो जाता है ना.
मतलब ऐसा भी होता है कि अगर मुझे दिल्ली में एफडी चाहिए तो जरूरी नहीं है मुझे दिल्ली में एफडी ही मिलेगा, मुझे दिल्ली में टीडी भी मिल सकता है, क्योंकि हर एक कोर्स का कैंपस वाइज डिफरेंट कट ऑफ और ये होता है। आपने किस सेक्टर या कोर्स में आपने किया है सो ग्रेजुएशन? आई वॉज वेरी लकी एंड वेरी हैप्पी कि जो मुझे कोर्स चाहिए था, जो कैंपस में चाहिए था, मुझे वो फर्स्ट राउंड में मिल गया था। एंड व्हाट वाज दैट? I wanted to get into AD only. AD only, And accessories design. हाँ, accessory design and बॉम्बे की कैंपस चाहिए था, तो मिल गया। So my score was like I'm from general category, तो my category score was 133 and my general like all over score was 136. So ये score for AD for Delhi Bombay campuses it was a good enough score कि you can get into this. बट ये सेम स्कोर अगर मैं एफसी में ट्राई करती तो मे बी नहीं मिलता, क्योंकि एफसी में और थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ जाता है। Okay. एक ऐसा कोई चैलेंज जो आपको इस कोर्स में फेस करना पड़ा एडी में? एडी में चैलेंज तो नॉट फ्रॉम ऐसे, बट यू खुद ही टेक अप द चैलेंज बिकॉज यू आर इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, एवरीवन इज डूइंग समथिंग डिफरेंट, सो दैट इज द चैलेंज यू टेक अप ऑन योरसेल्फ कि हमको भी कुछ डिफरेंट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल मटीरियल्स में मोस्टली चैलेंज आता है कि आपने एक बैग तो बना ली लेदर की, बट अब आपको कोई दूसरा मटेरियल ट्राई करना है तो आप वुड का बैग बनाओ, आप कुछ रेजन का बैग बनाओ, नहीं तो कुछ लेजर कटिंग से बैग, मतलब दैट इज द चैलेंज कि यू ट्राई टू मेक अ प्रोडक्ट आउट ऑफ समथिंग जिससे कभी पहले बना नहीं है, ग्लास से कुछ नया ट्राई कर रहे हो, और एकदम ऐसे कि जरूरी नहीं कि वो होगा कि नहीं होगा, बट वो चैलेंज तो है ना कि कुछ ऐसा नया, कुछ मटेरियल ऐसा जिसके साथ आपने पहले कभी वर्क नहीं किया है, तो आपको मटेरियल के भी बारे में पता चलता है, फिर आपको पता चलता है कि उसका सोर्सिंग कहाँ से करते हैं, फिर उसके क्या क्या टेक्निक्स है वो मटेरियल के साथ वर्क करने के लिए। अब जो दूसरी, तो मेरा जो ये था कि मैंने कभी जूट और राफिया के साथ काम नहीं किया था, जिससे हमारी बास्केट्स और वो बनती है ना वो, तो मैंने एक सेमेस्टर में उससे बैग बनाई थी। तो उसका ये था कि वो ना मशीन स्टिच नहीं हो पाता क्योंकि वो मशीन में नहीं जाता है, तो उसको पूरा हैंड स्टिच करना होता है, और उसके इतने सारे, अब वो जूट है तो उसकी फांसे निकलती है, तो उसके इतने सारे फांसे निकल रही है, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ता है। अब बैग का फ्रंट बैक और जो सराउंडिंग होता है वो होता है, आपने फ्रंट और ये तो कर लिया, अब जो पीछे का पैनल है उसके लिए तो आपको अंदर से हाथ डाल के स्टिच करना पड़ेगा ना, तो उसमें तो फिर पूरे हाथ पे ऐसे दाग 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 छिल जाता है, पर फन है, मजा आती है। हाँ, एजुकेशन फनी है। मतलब मेरे हिसाब से तो इंजीनियरिंग और डॉक्टरी से वही बॉडीज को देख के, वही कोडिंग को देख के, इससे बेटर तो कुछ अच्छा कलरफुल नया वो है। हमने ये भी सुना है कि ज्यूरी का खौफ, लेमैन टर्म्स ज्यूरी को समझ में आता है कि हाँ कोई आपको लिए जज करने के लिए बैठा रहेगा, बट इसका मैंने बहुत से स्टूडेंट्स में डर देखा है। सो व्हाट इज ज्यूरी एंड हु इज ज्यूरी? सो जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सेमेस्टर एंड में सेमेस्टर एग्जाम होती है, या फिर एंड टर्म एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम्स होती है, तो हमारे इसमें जो सेमेस्टर एंड एग्जाम होती है उसको जूरी बोलते हैं। इन अदर कॉलेजेस यू गिव अ रिटन एग्जाम, आप रिटन एग्जाम देते हो, या फिर अगर कोई फिजिकल आपको वाइवा या फिर आपको कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाना है तो आप वो करते हो, बट हमारा कोई भी रिटन नहीं होता है, हमारा प्रोडक्ट बेस होता है। तो हमें जूरी के, मतलब हमारे फाइनल्स के पहले ही पता चल जाता है कि दिस इज आवर जूरी ब्रीफ, मतलब ये हमारा क्वेश्चन है जूरी का। तो फॉर एग्जाम्पल इफ द क्वेश्चन इज कि यू हैव टू क्रिएट अ प्रोडक्ट फॉर अ लग्जरी ब्रांड, but the product should be something that the luxury brand has not produced before, but it can also produce. So ये आपका, I'm giving you a basic question कि ऐसा question है, एंड उसके फिर डिलीवरेबल्स होते हैं कि रिसर्च दिखाना, ये दिखाना, प्रोडक्ट प्रोटोटाइप दिखाना, ये सब। तो अभी आपको 1 महीने पहले से मालूम है, तो जूरी में जो आपको दिखाना होता है, आपको अपना फाइनल प्रोडक्ट दिखाना होता है और पूरी रिसर्च दिखानी होती है। तो जो जूरी का खौफ बोलते हैं वो है तो सही, क्योंकि इट इज फाइनल्स, आपको वो क्रैक करना है, तो आपको सब पॉइंट्स पे श्योर होना पड़ता है, बिकॉज हमारे ऐसा नहीं है कि रिटर्न नहीं है ना, तो यू कांट गो बैक ऑन योर वर्ड्स। आपके सामने 3-4 टीचर्स का पैनल बैठा होता है, इट इज 1-on-1 एंड यू आर स्टैंडिंग विथ योर डिस्प्ले एंड योर प्रोडक्ट, सो दे कैन आस्क यू एनीथिंग कि ये कलर ही क्यों, या फिर ये मटेरियल ही क्यों, ये ब्रांड ही क्यों लिया, इफ यू हैव टेकन अप अ ब्रांड तो उस ब्रांड का कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, कौन है डायरेक्टर उसका। सो बाकी सब चीजें तो वैसी ही होती जैसे बाकी कॉलेज में होती,
बट इट्स जस्ट लाइक कि आपको फाइनल एग्जामिनेशन की जगह सिर्फ आपको अपना नहीं, ज्यूरी हमें फेस करना पूरे पड़ता है। सेमेस्टर ही रिटर्न नहीं होता है कहीं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ हाँ। कि पूरा सेमेस्टर नहीं होता है बाकी कॉलेजेस की तरह। जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग जब हमने की थी, आपको एग्जाम भी देना पड़ता है, आपको प्रोजेक्ट भी प्रेजेंट करना पड़ता है। हाँ, मतलब आपका जो भी कोडिंग वाला जो भी Correct, वो आपने डेमो बनाया होता है वो देना पड़ता है आपको। तो हमारा भी वही होता है कि हमें पूरा प्रोडक्ट बताना पड़ता है। कभी कौन से इसमें होता है कि 3-4 प्रोडक्ट्स बताने हैं, या फिर कुछ कुछ सब्जेक्ट के डिलीवरेबल्स ऐसे होते हैं कि सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट नहीं, जो भी आपने पूरे सेमेस्टर भर में वो उसमें किया है आपको वो पूरा दिखाना है। एंड जो मतलब ऐसे कि टीचर्स, उनका काम ही वही है कि दे विल पिन पॉइंट ऑन द थिंग्स दैट यू विल फॉरगेट। कि अगर तुमने ये तुमने फॉर एग्जांपल एक फर्नीचर डिजाइन किया है, तो दे विल सिट ऑन द फर्नीचर एंड दे विल चेक कि ये ड्यूरेबल है कि नहीं है। अगर तुम मतलब दे विल आस्क क्वेश्चंस कि अगर तुमने बच्चे के लिए बनाया है तो वो क्यों यूज करेगा, और सेफ्टी आपने उसमें क्या सेफ्टी क्या है, देखी है? और फिर आपने कैसे कौन सा जॉइंट यूज किया है, क्या हिंजेस यूज किए हैं, कौन से कितने डायमेंशन के स्क्रू यूज किए हैं। क्योंकि वो सब पॉइंट्स पे वो फिर बहुत ऐसे क्वेश्चन करते हैं ऑन डिटेल्स एंड ऑल दीज थिंग्स। सो डेफिनेटली ये होगी तो कॉलेज की बात। कॉलेज के बाद तो कहते हैं ना, कॉलेज से जब आप लेफ्ट लेते हो तो आपकी रियल लाइफ स्टार्ट होती है। तो हर इंडस्ट्री में आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो आप जॉब कीजिए, आजकल तो फ्रीलांसिंग आ गई है, या तो आप खुद का कुछ शुरू कीजिए, अवर ओन ब्रांड और एंटरप्रेन्योरशिप एंड एवरीथिंग। सो व्हाट यू फील, एक निफ्टी स्टूडेंट होने के बाद आप क्या प्रेफर करना चाहोगे, या मोस्टली पीपल क्या प्रेफर करते हैं, जॉब, फ्रीलांसिंग या खुद का ब्रांड ओपन करना? So I think nowadays mostly people they do freelancing because they can work for multiple brands at once, and उनके पास कोई ऐसा टाइम बाउंडेशन या फिर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बाउंड नहीं होता, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन योर ओन टर्म्स, तो पीपल चूज दैट। बट इफ आई से फॉर माई सेल्फ, मेरा भी ये साल ग्रेजुएशन हुआ है, तो इफ आई से फॉर माई सेल्फ, माई फार फेच जर्नी विल बी कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन ब्रांड। बट इट कांट जस्ट स्टार्ट कि मैंने कल से ही शुरू कर दिया। मेरे को मैं अभी इंडस्ट्री में नई जाऊंगी, मुझे आई हैव टू टेक 1-2 years टू लर्न अबाउट द इंडस्ट्री कि हाउ डज इट वर्क। आई हैव टू फाइंड अ गैप कि ये गैप है, मैं इस पे वर्क कर सकती हूँ, ये कॉम्पिटिटर्स है, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि उसमें ऑलरेडी इतने सारे प्लेयर्स हैं। एंड कल के कल आप ब्रांड शुरू करके आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इट विल जस्ट ब्लो अप। यू हैव टू वेरी स्ट्रैटेजिकली प्लेस योर ब्रांड, एंड यू हैव टू वेरी स्ट्रैटेजिकली कि अगर यू हैव टू वांट टू स्टार्ट योर ओन ब्रांड, तो आपको बहुत रिसर्च और वो लगता है। मेन थिंग इसकी एक्सपीरियंस लगता है। 4 साल कॉलेज में पढ़ लिया बट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं आया। कॉलेज में तो आप एक क्लासरूम में ही बैठे हो, आप कभी इंडस्ट्री में नहीं गए, आपने एक्चुअल डिजाइन पीपल से बात नहीं की, आपको मालूम नहीं कि कंपनी चलाने के पीछे कितने सारे ऑपरेशंस और कितनी सारी टीम्स लगती है। करेक्ट। बाद में वो तो important फंडिंग है। और रूल्स, रेगुलेशन, टैक्सेशन, हाँ। वो तो काफी कुछ आ जाता है उसमें। चलो, ये तो हो गया फ्रीलांसिंग एंड ऑल, बट एज यू मेंशन कि यू आर आल्सो स्टेप्ड अप इन द इंडस्ट्री रिसेंटली, तो अगर हम देखा जाए कि एक फ्रेशर को कितनी सैलरी एक्सपेक्टेशन हो सकती है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर कोर्स, कंसीडर फ्रॉम निफ्ट ओनली? So from NIFT, I think you can expect 6 to 7 LPA. And if you are going for अगर आप एक UI UX डिजाइनिंग में हो, या फिर आप एक कम्युनिकेशन डिजाइनिंग में हो, तो उनका थोड़ा सा ज्यादा है, उनका थोड़ा सा 7.5 तक LPA तक जाता है। परफेक्ट। तो इसमें आपको पोर्टफोलियो भी बनानी पड़ती है, जैसे आपने कहा कि आपकी एग्जामिनेशन यानी प्रैक्टिकली होता है, तो ये पोर्टफोलियो कितना काम आता है? पोर्टफोलियो इज बेसिकली हम ओनली, बिकॉज वो पोर्टफोलियो के बेसिस पे ही एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड। तुमने जितना भी काम किया, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू गो टू द इंटरव्यू, वो आपको डायरेक्टली नहीं बुलाएंगे, वो पहले तुम्हारा पोर्टफोलियो देखेंगे। सो बेसिकली वो हमारा इंट्रोडक्शन है, अगर वो हमारा सही, वो फर्स्ट इम्प्रेशन है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज से स्ट्रेस किया जाता है कि पोर्टफोलियो पे स्टार्ट वर्किंग नाउ इटसेल्फ, बिकॉज आपको बहुत सारे ट्रायल एंड एरर, आपको जो प्रोजेक्ट आपका फर्स्ट ईयर में अच्छा था वो जरूरी नहीं है कि लास्ट ईयर तक अच्छा हो। हाँ, क्योंकि उतने सालों में कई सारी चीजें ऐड हो जाती है, वो हो जाती है, फिर आप अपने सॉफ्टवेयर स्किल्स डालते हो, आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स डालते हो। एंड जब कोई कंपनी पोर्टफोलियो को देखती है, वो सिर्फ ये नहीं देखती कि आपके कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं,
प्रोजेक्ट्स भले आप 3 डालो बट वो 3 शुड बी द टॉप प्रोजेक्ट्स जिसमें डिटेलिंग्स है, सब है। उनको दे डोंट लुक एट द क्वांटिटी, दे लुक एट द क्वालिटी ऑफ द वर्क दैट यू हैव शोन देम। मतलब आपने अभी बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है और काफी सारी चीजें नई नई आ रही है। सो व्हाट यू फील इंडिया का फ्यूचर क्या है इन द फैशन इंडस्ट्री और इन दिस ऑल थिंग्स? सो जो फॉरेन ब्रांड्स हैं, मतलब जो बड़े बड़े डिजाइन हाउसेस है, दे आर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडिया, दे हैव बीन टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडिया फॉर फैशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट रिसेंटली इंडिया हैज ऑल्सो स्पोकन अप अबाउट इट। रिसेंटली वो प्राडा ने कोल्हापुरी चप्पल बनाई, इंडिया को क्रेडिट नहीं दिया। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि इंडिया से चीजें उठाई गई पर इंडिया को क्रेडिट नहीं दिया गया, पर इस बार इंडिया हैड स्पोकन अप, मतलब उन्होंने हमारा स्टैंड लिया, उन्होंने खुद का स्टैंड लिया कि दिस इज नॉट प्राडा, दिस इज इंडियन। इंडिया, कोल्हापुरी पीपल हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राजा महाराजाओं के टाइम से ये क्राफ्ट चल रहा है। सो इन दैट टर्म्स, एंड ऑल्सो जो हमारे इंडिया के जो बड़े बड़े फैशन हाउसेस हैं, सब्यसाची है, फिर अमित अग्रवाल है, फिर गौरव गुप्ता ये लोग हैं, ये लोग भी अब वो लेवल तक पहुंच गए दैट दे आर कम्पीटिंग विद फॉरेन फैशन हाउसेस। सो दे आर ओपनिंग टू द वर्ल्ड कि ऐसे हो रहा है। और जो इंडिया में जो ये थिंकिंग है ना, जो हम कॉलेजेस में भी हमें बताया जाता है टू प्रिजर्व द इंडियन क्राफ्ट्स, जो हमारे जो इंडियन टेक्सटाइल्स है, इंडियन प्रिंट्स है, इंडियन वो है, वो हम जैसे स्टूडेंट्स अगर हमारे प्रोजेक्ट्स और हमारे इसमें यूज करते हैं ना, तो दैट इज हाउ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन गेट इंस्पायर्ड बाय दिस। बहुत छोटी छोटी चीजें हमारे इसमें, मतलब अभी महाराष्ट्र में वारली इतना चलता है, बट बीइंग हमें इतना नहीं मालूम कि उसकी वैल्यू कितनी है, बट कोई अगर जब तक कोई फॉरेन ब्रांड उसको यूज नहीं करता तब हमें खुद को भी नहीं मालूम कि वारली इतना वो है। बट इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम हमारे क्राफ्ट को उतना अपलिफ्ट करें, उतना हमारे प्रोजेक्ट्स में यूज करें। एंड इंडियन क्राफ्ट्स एंड इंडियन जो ट्रेडिशन है ना, वो ऐसे ही अब वो बहुत लीनियंट हो गए, जरूरी नहीं है कि आप वही टेक्निक्स फॉलो करो जो 100 साल पहले हो रही थी। वारली का बेसिकली थिंकिंग क्या था कि शोइंग डिपिक्टिंग एवरीडे विलेज लाइफ, सो यू कैन यूज दैट थिंकिंग समवेयर एल्स आल्सो, इन सम अदर डायरेक्शन आल्सो, रीइमेजिनिंग जो बोलते हैं ना, वैसा थिंग। सो इंडिया टच भी नहीं छूटना चाहिए, हाँ, और वो प्रेजेंटेबल इंडिया विल कम लाइक नेक्स्ट। अभी ही इतना पेसली इंडिया जा रहा है, इंडिया में इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं बाहर के, इसके लिए बाहर जो फैशन हाउसेज है, बाहर जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए। इंडिया में मटेरियल सोर्सिंग, लेबर सोर्सिंग इजी है, एंड इंडिया के खुद ही इंडिया में जो यंग एज जो जेंजी डिजाइनर्स हैं, वो दे ऑल्सो ऑप्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप कि हमें खुद का कुछ करना है, हमें हमारे इंडियन क्राफ्ट को या फिर इंडियन हेरिटेज को ले जाना है। तो एंड सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो इंडियन फैशन इंडस्ट्री तो बहुत ऊपर जा ही रही है और जाएगी ही। आजकल हर जगह एआई आ रहा है, तो एआई फैशन टेक्नोलॉजी को कैसे बर्बाद कर रहा है या कैसे इवॉल्व कर रहा है? इट डिपेंड्स ऑन यू, इफ यू बिकम फ्रेंड्स विथ एआई ना, अगर तुम्हें एआई को ऐसे यूज करना आ जाए कि तुम्हारा काम हो रहा है, तो एआई इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मीन्स देर आर 2 ways यू कैन यूज एआई। एआई में आप उसको अपने, मतलब यू डोंट लेट एआई टेक कंट्रोल ऑफ यू। तुम डिजाइन तुम्हारा रखो, प्रॉम्प्ट तुम्हारा डालो, सिर्फ उसको जनरेशन के लिए दो। बिकॉज एआई का एक बेनिफिट ये है कि इट हैज स्पीड। एज ए ह्यूमन आप कितना भी स्केचिंग कर लो, आप एआई से फास्ट तो नहीं कर सकते। इट विल जनरेट इन 2 seconds। आपके पास थॉट है, आप वो थॉट को बस वर्ड्स में ट्रांसलेट करो, एआई में डालो, इट विल गिव यू अ इमेज और इट विल गिव यू अ तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आनी चाहिए ना। अभी एआई इतना स्ट्रांग हो गया कि यू जस्ट गिव हिम 1 sentence एंड इट विल मेक इट। बट नॉट एज पर एक्सपेक्टेशन। कई बार हमने देखा है कि हमने कुछ लिखा है तो और हमें कुछ दैट्स वेयर अ डिजाइनर का वो कम्स ना, कि आपका ये बेसिक विजुअलाइजेशन था, आपको वो अपने सामने दिख रहा है, उसके ऊपर जो वर्क करना है, नाउ यू डू दैट योरसेल्फ। अगर तुम पूरा ही एआई पे छोड़ दोगे तो वो धीरे धीरे ना एक हैबिट बन जाती है, तो डूबना ही है। फिर हैबिट बन जाती है कि मैं क्यों करूँ इतनी मेहनत जब वो करके दे रहा है, तो फिर छोड़ो, उसको ही करने दो। तो अब हम चलते हैं हमारे लास्ट सेक्शन के, व्हिच इज अ रैपिड राउंड, एंड यू हैव टू बी रियली रैपिड, सोचना नहीं है। हे भगवान। ठीक है, तो आई होप यू आर रेडी विद दैट।
So what do you feel, sketching or styling? I think styling. Styling. Fashion icon inspiration for you? For me, overall, like if globally, it is Zendaya. She's in like foreign American star, and in India, uh, not an icon. But if I look at some fashion houses, so I like work of Sabyasachi, as well as Mahima. There is a designer called Mahima. So Mahima Mahajan, her work is also very good. Okay. One good thing about Nifty. Nift, one good thing, it it will give you reality checks on every stage of your work. One bad thing about Nifty. That is only the bad thing and the good thing. Good thing. That it will give you reality check. It will give you, like, if you are thinking that my design is very good, it will drag you down and say no, you have to work more. This is not your best. One trend that you love. One trend. I love the trend of layering and accessorizing, that people are layering 2-3 necklaces, then hands में stacking हो रही है, and earrings में मतलब multiple piercings और ये सब. So that is very good. Good. One trend that you hate. Hate, I don't like monochromatic look. Okay. And what does that mean? Monochromatic, like single tone looks, like black on black, everything is black. This is a single dress. This is a single dress. So if I would have wear like, you are wearing black t-shirt, अगर आपने black pants ही पहने होते तो वो फिर monochrome हो जाता. And वो monochrome black के लिए नहीं, वो all colors के लिए apply होता है, जैसे red top, red skirt, red shoes. So it becomes very very red. 3 tips that you want to give for the beginners who are willingly start their journey in the fashion industry. So 3 tips would be keep. You keep working on yourself, you keep sketching, you keep looking things, like you keep looking at things around yourself. Whenever you're looking at something, just imagine कि if you would have been at that place, अगर तुम वो product use करते तुमको क्या difficulty होती. It's not necessary कि तुम paper पे उतारो, पर सोच के तो देखो अगर तुम्हें ये difficulty होती तो तुम उसको कैसे solve करते. And another thing, this is the first tip, like keep thinking, keep like observing people around you. And the second tip is कि फैशन डज नॉट मीन कि बहुत ऐसा ग्लैमरस सा कि आपकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी, बहुत ऐसे रैंप वे पे ही चलने मिलेगा. बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, एक ऐसे इजी ब्रेक नहीं मिलता है. सो यू हैव टू स्टार्ट विथ योर हार्ड वर्क फ्रॉम बिगिनिंग. ऐसे इजीली नहीं आपको आपका ब्रेक मिलेगा. सो लाइक वही है कि मेहनत एकदम इनिशियल से स्टार्ट करो. एंड द थर्ड टिप विल बी कि यू डोंट लेट योर पर्सनल स्टाइल get influenced by anyone else. आप अपने, क्योंकि वो ही आपको यूनिक बनाता है. एक हर एक डिजाइनर्स जो फेमस हो गए वो उनके पर्सनल स्टाइल के थ्रू हुए. अगर आप जो सब करे आप वही करोगे तो आप एक मास प्रोड्यूसर बन जाओगे, आप एक डिजाइनर नहीं बनोगे. सो जो अपनी एक पर्सनल स्टाइल है, जो आप एक पर्सनल थिंकिंग है, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए. So that was all about today, Palak. Thank you once again कि आप बॉम्बे से यहाँ तक है, that too in a very short notice. ये कन्वर्सेशन बहुत मीनिंगफुल था और आई थिंक हमारे व्यूवर्स के लिए भी जो फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, जिनका सपना है निफ्ट और एनआईडी जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का और इसको करियर बनेगा, आई थिंक फॉर देम इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल. क्योंकि बहुत सारे मिथ्स जो मेरी भी थे, शायद मुझसे ज़्यादा उन बच्चों के होंगे जो अभी अभी 12th क्लियर किया होगा, या जिन्होंने अभी 10th की एग्ज़ाम दी होगी, या जिन्होंने अभी निफ्ट या नीट की एग्ज़ाम दी होगी. इट विल बी रियली insightful for them. Thank you once again for coming on our show. और हमारे बाकी viewers के लिए definitely will soon come with another episode. तब तक के लिए please watch this video, share with your friends and like, subscribe. See you soon.